हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों के अपने परिवार फ्यूचर लर्निंग क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो डीएलएड है और जो आईटीआई और पैरामेडिकल में क्या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2026 का, उसका क्या चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम को क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर वो क्या है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है, इसके बारे में और भी बेसिक बेसिक जानकारी लेने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले क्या आता है मेरा, सबसे पहला मेरा आता है प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो देखिए, वे संख्याएं, क्या प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिससे क्या हम लोग वस्तु की गणना करें यानी कि वस्तु का पता चल सके। जैसे कि 1 2 3 4 5, मान लीजिए मेरे पास 10 आम है, तो हम लोग कैसे उसका गणना करेंगे। तो देखिए, उसको लिखने के लिए 1 2 3 4 5 क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। मतलब वैसी संख्या जो क्या एक से लेके अनंत तक जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। वैसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर। पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका देखिए, 1 2 3 4 5 यानी कि एक से जो नंबर स्टार्ट हो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहेंगे। तो आई होप नेचुरल नंबर आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है मेरा पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या कहने का मतलब, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा यानी कि पूरा होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है मेरा, होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि जो नेचुरल नंबर है उसमें क्या जीरो को ऐड कर दे। और देखिए, जो क्या है प्राकृतिक संख्या में, क्या प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 यानी कि 1 से जितना भी अनंत तक नंबर है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या। अगर उसमें हम लोग को शून्य को ऐड कर दे तो वो मेरा क्या बन जाता है, वो मेरा बन जाता है होल नंबर। यानी कि अगर मेरा नंबर 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाए यानी कि 0 1 2 3 हो, वैसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, होल नंबर कहेंगे। फिर देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या होती है। यानी कि जितना भी प्राकृतिक संख्या होती है उसमें क्या मेरा पूर्ण संख्या पहले से ही आ जाती है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है मेरा क्या, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या होता है मेरा, इंटीजर। तो देखिए, हम लोग समझते हैं कि ये पूर्णांक क्या होता है। देखिए, सभी पूर्णांक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहलाती है। यानी कि जितना भी संख्या है मेरे पास संख्या क्या क्या है, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, जीरो। यानी कि जितना भी मेरा क्या पॉजिटिव वाले जो निगेटिव वाले नंबर है और पॉजिटिव वाले नंबर है और शून्य है, उस सबको क्या कहेंगे हम लोग, इंटीजर। उस सबको क्या कहेंगे हम लोग, इंटीजर। देखिए, और ये -5 ये क्या है, इंटीजर है। 7 क्या है मेरा, एक इंटीजर हो जाएगा। 0 क्या है मेरा, एक इंटीजर। यानी कि वैसी संख्या जिसमें क्या निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो वाइड हो जाए उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंटीजर। देखिए, शून्य ना हो तो धन पूर्णांक है और ना हो तो ऋण है। यानी कि अगर इस इंटीजर में अगर शून्य ना हो यानी कि इसमें शून्य ऐड ना हो तो क्या बन जाता है, धन पूर्णांक। और अगर शून्य नहीं हो तो क्या बन जाता है, ऋण पूर्णांक। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला, अगला है मेरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या हो गया मेरा, रेशनल नंबर। तो देखिए, ये रेशनल नंबर क्या होता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या, वह सभी संख्या जो क्या P/Q के फॉर्म में हो। मतलब वैसी संख्या जो क्या
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हमको देखने को मिले उसे क्या कहेंगे हम लोग? रेशनल नंबर। और एक और कंडीशन है क्या? अगर मेरा इसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो क्यू है वो क्या जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले क्या 5/7, बताइए कैसा नंबर है? 5/7 जो है वो कैसा नंबर है? तो जो 5/7 है वो क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्या क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। और बताइए 7 कैसा नंबर है? 7 भी रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी कि 7/1 के फॉर्म में क्या कर सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं। अब ये बताइए जीरो एक कैसा नंबर है? देखिए यहाँ पे जीरो जो है वो भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया कि क्या जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मेरा क्या है? यहाँ पे क्यू कितना है? क्यू बराबर 1। तो पी जो होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मेरा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग 1/0 देखने को मिले तो ये क्या है? मेरा एक रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो समझ गए कि परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो क्या P/Q के फॉर्म में हो और Q जीरो के इक्वल नहीं हो। अब आगे देखिए, अगला है मेरा क्या अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है? तो जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या रेशनल नंबर के अपोजिट होता है, यानी कि जो रेशनल नंबर है उसका उल्टा। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जो क्या P/Q के फॉर्म में हो और Q जीरो के इक्वल ना हो। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर वो हो जाएगा जो क्या P/Q के फॉर्म में ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये कह रहा है कि वो सभी संख्या जो क्या P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाए, यानी कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, उन सभी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए √2, √3, √5 इत्यादि क्या है? एक अपरिमेय संख्या, यानी कि इसको हम लोग √2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से √3, √5 यानी कि जितना भी रूट वाला नंबर हो जाएगा वो क्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा, सिवाय क्या परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो पाई है वो क्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 तथा उसका वैल्यू क्या मिलता है? मेरा 3.14 पाई के लगभग बराबर होता है। यानी कि जो पाई है वो कैसा नंबर है? पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 22/7 है वो क्या है? मेरा एक परिमेय संख्या। ये क्या है? मेरा इरेशनल नंबर। और ये मेरा क्या है? एक रेशनल नंबर। तो समझ गए परिमेय और अपरिमेय। परिमेय किसे कहेंगे? जो क्या P/Q के फॉर्म में हो और Q जीरो के इक्वल नहीं हो। और अपरिमेय किसे कहेंगे? मतलब वैसी संख्या जो क्या P/Q के फॉर्म में ना हो। जैसे कि जितना भी रूट वाले नंबर है वो क्या हो जाएगा? मेरा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को? अब अगला देखिए, अगला मेरा क्या है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होता है? मतलब वो सभी संख्याएं जो क्या परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। यानी कि रियल नंबर किसे कहेंगे? रियल नंबर किसे कहेंगे? मतलब जितना भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वो सब क्या कहलाता है? मेरा एक क्या कहलाता है? मेरा एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहलाता है। और एक और डिफिनीशन है इसका, वैसी संख्या जिसे क्या हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। मतलब वैसी संख्या जिसे क्या हम लोग नंबर लाइन पर क्या कर देंगे? प्लॉट कर देंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? रियल नंबर। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये मेरा क्या है? एक नंबर लाइन है। अच्छा बताइए 1 2 को हम लोग क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि 1 2 क्या मेरा एक रेशनल नंबर है। ये मेरा क्या हो गया? एक रेशनल नंबर।
और रूट वाला जो नंबर है वो क्या मेरा एक इरेशनल नंबर। रूट वाले नंबर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। मतलब वैसी संख्या जो क्या परिमेय अथवा अपरिमेय हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या। जैसे कि देखिए, टू मेरा कैसा नंबर है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और रूट 5 मेरा कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या। इस दोनों के मिश्रण को क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। फिर देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या एवं सभी पूर्ण संख्या तथा सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यानी कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो क्या 1 से स्टार्ट हो, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से 1 तक चले, अनंत तक चले। और क्या जो इंटीजर क्या होता है, जितना भी नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर है और 0 है, वो क्या है मेरा एक इंटीजर हो गया। मतलब कि जितना भी क्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और क्या पूर्णांक हो, मेरा क्या कहलाता है, एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहलाता है। फिर देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ या घटा दे तो मेरा क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 + √5। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट, अगर हम लोग क्या रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करें, अगर हम लोग रेशनल में इरेशनल को जोड़े तो वो मेरा क्या बन जाता है, इरेशनल। फिर देखिए, अगर हम लोग रेशनल में से इरेशनल को घटा दें, वो भी मेरा क्या बन जाता है, एक इरेशनल नंबर। वो भी क्या बन जाता है, मेरा एक इरेशनल नंबर। जैसा कि अगर हम 3 में से √2 घटा दें तो मेरा क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग रेशनल में से, रेशनल नंबर में से इरेशनल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी क्या बन जाएगा, मेरा एक इरेशनल नंबर। जैसे कि देखिए 5 मेरा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, और √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या 2√5, ये भी कैसा नंबर मिल गया, एक इरेशनल नंबर मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्या अगर हम लोग क्या रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा, एक इरेशनल नंबर। अगर हम लोग रेशनल में इरेशनल को घटाएंगे तो कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर। और अगर जो हम लोग रेशनल नंबर में इरेशनल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी क्या मिलेगा, मेरा एक इरेशनल नंबर। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। यानी कि अगर हम रेशनल नंबर में इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। जैसे कि उदाहरण क्या बता दिया, 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3√5 क्या है, मेरा एक अपरिमेय संख्या। तो आई होप वास्तविक संख्या आप लोग को क्लियर हो गया होगा, समझ गया। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरा सम संख्या। देखिए ये सब जो बात है वो क्या बहुत ही बेसिक है। आप किसी क्लास में हो, 9th में, 10th में, 12th में, ये सब बात आपको क्या ज़रूरी है, हर क्लास में क्या होगा, ये यूज होगा। फिर अगला मेरा क्या है, मेरा इवन नंबर। इवन नंबर कहने का मतलब सम संख्या। देखिए सम संख्या क्या होता है, वह सभी संख्या जो क्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या कहेंगे। मतलब वैसा संख्या जो क्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या कहेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या 2, 4, 6, 8, मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाएगा, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। उसी प्रकार से विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या यानी कि और नंबर क्या हो जाएगा मेरा, वह सभी संख्याएं जो क्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या। मतलब वैसी संख्या जो क्या 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या यानी कि और नंबर।
इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 1 3 5 7, ये सब क्या होगा मेरा विषम संख्या। समझ गए। देखिए इवन नंबर क्या था मेरा सम संख्या, जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे सम संख्या, और विषम संख्या क्या है जो दो से पूरा पूरा विभाजित ना उसे क्या कहेंगे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट है मेरा क्या अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या है मेरा अभाज्य संख्या। तो देखिए ये अभाज्य संख्या क्या होता है, वो सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से अतिरिक्त किसी अन्य से संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। मतलब कि इसको समझते हैं हम लोग। देखिए वैसी संख्या जो क्या एक से कटे और क्या अपने आप से कटे उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे क्या कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए 2 क्या है मेरा, 2 किससे किससे करता है 1 से करता है और 2 से करता है, यानी कि एक और अपने आप से करता है। उसी प्रकार से हम मान लीजिए हम यहाँ पे 4 ले तो किससे करता है 1 से 2 से 4 से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया, यानी कि ये नंबर है वो क्या एक से कटा अपने आप से कटा और किसी और से कटा, ये मेरा क्या हो जाएगा एक, ये जो 4 है वो क्या मेरा है अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 11 होगा, मतलब वैसी संख्या जो क्या एक और अपने आप से कट जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया 2 3 5 7 11 ये सभी क्या है नंबर है अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद देखिए एक नहीं तो अभाज्य संख्या और ना तो भाज्य, यानी कि जो एक जो नंबर है वो क्या ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या, नहीं तो ये क्या है प्राइम नंबर है, यानी कि ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट। देखिए प्राइम होने के लिए एक जो है प्राइम होने के लिए क्या कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, यानी कि एक और अपने आप। यहाँ पे जो एक है वो क्या एक से तो कटता है लेकिन इसका क्या फैक्टर सिर्फ 1 ही हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि क्या प्राइम फैक्टर के लिए यानी कि जो अभाज्य संख्या है उसके लिए क्या कम से कम 2 फैक्टर चाहिए। तो 1 जो है क्या ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। उसके बाद देखिए केवल 2 सम अभाज्य संख्या है, यानी कि जो 2 है वो क्या है सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या हो गया जो 2 है वो क्या इवन नंबर है वो क्या एक अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद देखिए 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्या है, यानी कि एक और 120 के एक और 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है टोटल 25 अभाज्य संख्या है। जैसे कि 2 हो गया 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते कितना है टोटल मेरा 25 क्या है मेरा अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद मेरा क्या है मेरा भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है वो सभी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य से भी पूर्णतः विभाजित हो सके, मतलब वैसा नंबर जो क्या एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे और उसके अतिरिक्त एक और से भी कटना चाहिए, एक या एक से अधिक से भी कटना चाहिए, वैसा संख्या को क्या कहेंगे हम लोग भाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए जो 4 जो नंबर है उसको क्या 1 से काट सकते हैं 2 से काट सकते हैं और 4 से काट सकते हैं, यानी कि जो 1 से कटा अपने आप से कटा और क्या किसी अतिरिक्त से भी कट गया, मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो तो मेरा क्या हो जाएगा भाज्य संख्या है। इस केस में आप लोग याद रखिएगा इसका क्या मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। इस केस में मेरा क्या 2 से अधिक गुणनफल मतलब फैक्टर होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया 4 8 9 15 ये मेरा क्या है भाज्य संख्या है, यानी कि इसका क्या मोर देन 2 फैक्टर है। तो समझ गए आप लोग कि क्या अब भाज्य और भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है जो क्या एक और अपने आप से कटे उसे क्या कहेंगे हम लोग भाज्य संख्या। इसमें कितना फैक्टर होता है इसमें केवल 2 फैक्टर हो जाएगा। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे मतलब ऐसी संख्या जो क्या एक से कटे
स्वयं से कटे और किसी अतिरिक्त से कटे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। ये दोनों आप लोग को क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, अगला है मेरा क्या? भाज्य की जांच, यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि हम लोग जो भाज्य है वो क्या, उसको कंपोजिट नंबर, उसको कैसे जांच करें? तो देखिए, सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले 2 से भाज्य, यानी कि यदि 2 गई संख्या में इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो, वो क्या है? वो संख्या 2 से भाज्य होगी। यानी कि 2 से भाज्य होने के लिए क्या जरूरी है? अगर मेरा जो संख्या दिया गया उसके क्या इकाई स्थान पर शून्य या सम संख्या हो, यानी कि अगर मेरे पास कोई एक संख्या है उसके क्या इकाई स्थान पर, यानी कि जो यूनिट डिजिट है उसके स्थान पर क्या होना चाहिए? या तो शून्य होना चाहिए, या तो क्या एक सम संख्या, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। वो संख्या क्या कहलाता है? 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 32 है, इसका क्या यूनिट डिजिट पर कैसा नंबर है? यूनिट डिजिट पर कैसा नंबर है? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। तो ये क्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग अगर 10 ले लें तो इसका यूनिट डिजिट पर कितना है? शून्य है। ये भी क्या होगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि 2 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है कि मेरा जो इकाई संख्या है उस पर क्या 2 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, यानी कि जो सम संख्या और 0 होना चाहिए। इस केस में क्या मेरा 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या 3 से विभाजित हो जाता है। यानी कि अगर मेरा कोई संख्या उसका क्या अंकों का योग, यानी अंकों का सम क्या हो 3 से विभाजित हो जाए तो वो मेरा क्या 3 से पूरा पूरा भाज्य हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है 39। अब हम लोग को ऐसे ही देख के बताना है कि क्या ये 3 से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं। देखिए, ये जो 2 संख्या है 3 और 9, इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। यानी कि अगर हम 3 + 9 करें तो कितना आ गया मेरा 12। अब हम 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये क्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो 3 है उसको विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, जो मेरा क्या जो संख्या है उसका क्या तीनों योग, उसको क्या कहेंगे हम लोग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग को 4 से विभाजित करना है तो क्या यदि दी गई संख्या का इकाई व दहाई अंकों के द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो क्या वह संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी कि अगर जो मेरा संख्या है उसमें क्या इकाई क्या होना चाहिए, इकाई और दहाई स्थान पर अंकों की संख्या अगर 4 हो तो मेरा क्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार से मेरा 5 का भी है, यदि दी गई संख्या का इकाई स्थान पर शून्य या 5 हो तो वो मेरा क्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अगर मेरा संख्या में लास्ट में शून्य हो या लास्ट में 5 हो तो मेरा क्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरा 6 से भी है, यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 के पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। यानी कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए ये 36 है, ये क्या 2 से भी डिवाइड होगा और क्या 3 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये देखिए, अगर मेरा 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया तो ये जरूरी है कि क्या ये 6 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरा 8 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है, यदि दी गई संख्याओं का अंतिम तीनों अंकों का द्वारा बनी गई संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो मेरा क्या वो संख्या 8 से भाज्य हो जाए। यानी कि जो 8 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है, अगर मेरा जो अंतिम 3 संख्याएं हैं उसको हम लोग अगर वो मेरा 8 से विभाजित हो जाए तो वो मेरा क्या 8 से पूरा पूरा भाज्य हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 से भी है और 11 से भी है। इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक का ज्ञात करना।
यानी कि अगर हम लोग संख्या का गुणनफल करें तो मेरा क्या इकाई अंक क्या होगा, मतलब कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा। तो देखिए, संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक का ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या का इकाई अंक लेते हैं। यानी कि अगर हमको संख्या का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो उसका क्या संख्या का इकाई अंक लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अगर हम लोग इतना 559 में 367 या इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरा क्या इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, सबका क्या करेंगे, लास्ट डिजिट लेंगे यानी कि इकाई अंक लेंगे और उसको क्या आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास के इकाई अंक पता चल जाएगा। और इकाई के अंकों की गुण करते हैं। यदि गुणनफल में कोई दहाई का अंक आ जाए तो क्या उसका इकाई अंक लेकर गुना जारी रखते हैं। यानी कि अगर हमको गुणनफल करते समय क्या दहाई अंक में दहाई अंक आ जाए तो मेरा क्या उसका इकाई अंक लेके फिर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है मेरा महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको आप लोग को याद करना होगा। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला मेरे पास क्या है, फर्स्ट फार्मूला है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है मेरा एन इंटू एन प्लस 1/2। उसके बाद देखिए, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्या निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग एन इंटू एन प्लस 1 यानी कि जितना भी टर्म है उसको क्या एन इंटू एन प्लस 1 में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखिए, प्रथम एन तक की सम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ये सब क्या है एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। उसके बाद देखिए, प्रथम एन विषम संख्या यानी कि और नंबर है उसका क्या उसका योग कैसे निकलेगा एन का स्क्वायर। उसी प्रकार से मेरा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्ण का योग कितना हो जाएगा मेरा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू में क्या 2n+1/6। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग क्या होगा मेरा ये मेरा घन का योग हो जाएगा। ये सब फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाने टाइम ये सब क्या होगा यूज होगा। फिर अगला देखिए, अभाज्य गुणनफल के लिए एचसीएफ और एलसीएम निकालें। यानी कि अगर हम लोग को अभाज्य गुणनफल निकालना है तो उसका क्या एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो सबसे पहले समझते हैं ये एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो देखिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरा समान गुणांकों का न्यूनतम घातक यानी कि एचसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है मेरा क्या एचसीएफ का फुल फॉर्म। उसी प्रकार से एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है मेरा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं तो इसमें लिखा है समान गुणांकों का क्या न्यूनतम घातक। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है 20 का क्या फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2^2 × 5 और क्या 28 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2^2 × 7। यानी कि अगर जो समान दोनों में कॉमन है उसका क्या अगर मेरे को एचसीएफ निकालना है यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कहने का मतलब है क्या इसके विपरीत हो जाता है। यानी कि जो कॉमन है उसका क्या लोएस्ट टर्म कितना हो गया 2^2 यानी कि 4। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो क्या सभी गुणांकों का अधिकतम घातक यानी कि जितना भी कॉमन फैक्टर है कॉमन से इसमें लेना देना नहीं है, मतलब कि जो कॉमन नहीं होगा उसको भी क्या करेंगे हम लोग इसमें लिखेंगे। यानी कि 2^2 यानी कि इसके 2 के पावर मैक्सिमम पावर कितना है 2 है और इसमें देखिए दोनों में 5 नहीं है यानी कि कॉमन भी क्या लेंगे 5×7। तो समझ गए एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है कॉमन फैक्टर का लोएस्ट टर्म और एलसीएम क्या होता है जो कॉमन रहता है उसका क्या हाईएस्ट पावर उसको क्या कहेंगे हम लोग एलसीएम। फिर अगला देखिए, अगला एक महत्वपूर्ण बात है क्या
ये देखिए ये अगर हम लोग क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देंगे तो क्या मिला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये रिलेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। जो क्या एचसीएफ को अगर हम एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में क्या दे दिया, दो नंबर दे दिया और उसका क्या एलसीएम दे दिया और हमसे एचसीएफ पूछ लिया तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वही बताया गया क्या एचसीएफ 4 दे दिया और क्या एलसीएम में 140, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिला दो नंबर फाइंड आउट हो गया। फिर आ गया मेरा क्या देखिए आगे जो मेरा है प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब क्या, मतलब वैसा चीज जो सत्य है लेकिन उसको क्या हम लोग असत्य मानकर उसको प्रूव करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये क्या सिद्ध करना है इसमें कि √2a का एक इरेशनल नंबर। ये देखिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में क्या करने को देखने को मिल जाता है। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, इसको प्रूव कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि √2a का एक राशि है। मान लिया कि क्या है √2 एक रेशनल नंबर है, यानी कि √2 को किसके फॉर्म में लिखना है P/Q, जहाँ P/Q एक संभव अभाज्य है। यानी कि देखिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं √2 बराबर क्या हो गया मेरा P/Q। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2 इज इक्वल टू P²/Q²। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका मतलब P² का सम अंत P के सम के होगा, यानी कि जो P है वो किसके बराबर हो जाएगा, P जो है वो किसके बराबर होगा 2r के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके ऊपर अगर हम लोग 2r का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 2q के स्क्वायर के, यानी कि यहाँ से क्या देखने को मिला आपको जो Q² है वो किसके इक्वल है 2r के स्क्वायर के। फिर अगला स्टेप देखिए P और Q दोनों एक सम निकल गया, यानी कि जो P है और Q है वो क्या मिला सम संख्या, यानी कि जो इवन नंबर हम लोग को निकल गया। उसके बाद देखिए पर यह अभाज्य नहीं हो सकता, यानी कि ये संख्या वो क्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, इसलिए मेरा क्या √2 एक युक्त संख्या, यानी कि √2 मेरा कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है। फिर लास्ट में देखिए राशि केवल युक्त संख्याओं का दशमलव, यानी कि दशमलव के प्रकार, दशमलव के कितने प्रकार होते हैं। अगर मेरा दशमलव क्या हो जाए, अगर मेरा दशमलव टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट करने का मतलब क्या उस पॉइंट पर जाके ये मेरा खत्म हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग 5/4 में डिवाइड करें, 4 में 5 से डिवाइड करिए, मतलब क्या किसी निश्चित पॉइंट पर जाकर क्या कर जाए खत्म कर जाए, वैसे संख्या क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग संख्या, जो क्या समाप्त हो जाए। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्या है मेरा रिपीटिंग संख्या, मतलब कि अगर हम किसी नंबर में डिवाइड कर दें तो क्या वो बार बार रिपीट कर जाए, यानी कि अगर हम लोग 3 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। अगर हम लोग 3 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या 3 पॉइंट, 3 करते करते चल जाएगा, मतलब कि वो नंबर क्या बार बार रिपीट करेगा, वैसे संख्या को क्या कहेंगे रिपीटिंग संख्या। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेरा अनर्थ और अनियमित, मतलब वैसी संख्या जो क्या कभी खत्म ही ना हो, जैसा कि 22/7 को अगर हम लोग डिवाइड करने चले तो ये क्या कभी खत्म होगा नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी। ये कहाँ तक जाएगा अनंत तक जाएगा।
तो देखिए, आज हम लोगों ने क्या किया, प्राकृतिक संख्या को कंप्लीट कर लिया। अब इसके अगले क्लास में क्या करेंगे हम लोग, पीवाई के क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों को क्या आप सभी लोगों को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।